बेटा लास्ट जो लैक्चर सी कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव अपना जो स्टार्ट किया होया सी मेंस्ट्रुअल साइकिल करा रहा सी तो थोड़ा जा पिछले लैक्चर में कैरी करते हुए हैगा तो बहुत आसान है, एक कोई दो राय नहीं है, बस इनू यदि कनैक्टिविटी बना के रखनी है बेटा। तो अपने वालों मैं पूरी कोशिश की थी स्लो पेस से कराया सी और कंटेंट्स पिछली बारी ज़्यादा हो गए क्योंकि काम ही बेटा इस तरह का कि मैं उन्हें ब्रेक नहीं लगा सकता सी। ठीक है जी, अगर क्लास च भी होंगे तो मैं इस लैक्चर से ज़्यादा टाइम लै जाना सी। रीजन नहीं कि मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक करो तो फिर बच्चे को समझ नहीं आती। नंबर 1 पॉइंट यह है। सैकेंड बेटा नेक्स्ट लैक्चर च ना मैं क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करावांगा। डोंट वरी, जिवें आपां क्लास च करते थे बिल्कुल उस नहीं होएगा। वैसे आंसर की मैं देती है रूटीन च, मैं आंसर की तुहानूं पता भी असीं +1 च कभी ज़ूलॉजी की आंसर की मिली नहीं है। मैं इस करके देती भी हुण तुसीं घर बैठे हो, क्यूरियोसिटी भी होंदी है तो फॉर दैट ओनली। तो नेक्स्ट टाइम आई विल सी कि भी आंसर की देनी कि नहीं देनी, क्योंकि आई विश कि मैं जो डिस्कशन है वो क्लास जिवें उत्थे होंदी उसमें करिए। और दूसरा मैं ये चाहता सी क्योंकि चलो ये पहला टेस्ट इस करके मैं आंसर की दे दी है, लेकिन वही चीज़ जो मैं बेटा जो मेरा मोटिव रहता है कि तुसी अपने आंसर आप बनाओ मतलब आप लगो। तो जिवें मैं तुहानूं पहले भी सिखाया सी कि डिपेंडेंसी घटेगी और ऑबवियस है कि भी यह एक बेनीफिट होता है। तो दैट्स वाई मैं कभी आंसर की दी नहीं। तो यह इस करके देती भी पहला टेस्ट सी, फिर क्यूरियोसिटी सी। तो ठीक है, क्यूरियोसिटी होना अच्छी गल है, लेकिन आप अपने नियम बेटा उन्होंने काबू च रखें। एक चीज़ इतने होर ऐड कराँगा बेटा, मैं देखो मैं बार बार ये तुहानूं समझाने की कोशिश कर रहा हाँ, अज भी यही कहूँगा, पूरी जान मारो, पूरी कोशिश करो कि तुहाडा जो रूटीन है वो ब्रेक ना होए, रोज़ का रोज़ काम होए। 1 या 2 दिन प्लस माइनस हो जाए इट्स फाइन, बट नॉट मोर देन दैट। इस तो ज़्यादा नहीं बेटा होना। अगर 1 2 4 दिन इधर उधर हो गया, चलो 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, बट नॉट मोर देन दैट। वो अपनी एडजस्टमेंट करो। देखो सम हाउ किते ना किते अपनी गलती होएगी, इस कोई दो राय नहीं है, अपनी ही। और वैसे भी अगर अपनी गलती ना होए तो नियम यह कहता है कि भी अपनी गलती लगनी होगी, क्योंकि अगर तुम दूसरे के नुक्स कटोगे इट्स बैटर है कि अपने नुक्स कटिए। किते ना किते अपने लैवल पर कोई ना कोई मिसटेक है, हो सकता है मोमेंटम ना बनती हो सकता है कि भी जिवें लाइव क्लास नहीं है तो मैनू परसनली फील हो रहा है, मे भी तुहाडे च भी कईयां नूं फील होंदा होवे कि कोई जो मोटिवेशन वाली चीज़ है वो बन नहीं पा रही। मेरे एंड तो भी शायद मैनू लगता भी कमी रह गई है कि भाई अगर मैं लाइव रूबरू होंदा तो काफ़ी ज़्यादा जोश भर देता। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हुण आने वाले टाइम के तुहानूं टाइम भी मैं मोटिवेट करता रहा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है ना। मैं भी मोस्ट लाइकली अडैप्ट हो रहा इस सिस्टम च। तो लेकिन ठीक है, जो सामने बच्चों के फेस होंगे हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ डिफरेंस, बट नो प्रॉब्लम। अब जो है वो तो है ही है, आप तो उसके ही काम करना है। तो पॉइंट है कि भी रूटीन को जरूर कैप्चर करो। और टेस्ट इन्ना टफ नहीं सी, टेस्ट आसान सी। ठीक है, सिली मिस्टेक हो गई है, लेकिन बेटा मैं टेस्ट का लैवल अगली बारी थोड़ा इनक्रीज़ करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये जिवें ऑलरेडी जो नीड टू क्वेश्चन आए वो भी तुहानूं दसे जाएंगे। कुछ बच्चों ने बेटा मेरे को MCQ भेजी सी, तो मैं जो सिखाया सी वो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। मैं सिखाया सी कि भाई MCQ नहीं ट्राई करने, टैक्सट पढ़ना है। हुण जिवें मेल रिप्रोडक्टिव खत्म हो गया, वो NCERT पढ़ सकते हो। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट टेस्ट भी NCERT पढ़ोगे। मैं अगली बारी NCERT पकड़ के तुहानूं दसूँगा भी किहड़े टॉपिक पढ़ सकते हैं, किहड़े नहीं पढ़ सकते। फीमेल रिप्रोडक्टिव 1 तो लैक्चर वेट करो, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो फस्ट प्रायोरिटी इज़ नोटबुक, ये तुहाडी फस्ट प्रायोरिटी है। जिवें +1 भी सिखाया जाता है, फस्ट प्रायोरिटी नोटबुक, दैन ਉਹਦੇ ਨਾਲ NCERT ही इक्वल प्रायोरिटी है। ये नहीं कि सैकेंड प्रायोरिटी है। सैकेंड प्रायोरिटी इस टाइम इस करके है क्योंकि हले NCERT का जिन्होंने कोशिश की होगी वह सीक्वेंस और मेरे सीक्वेंस थोड़ा जहा इधर उधर है, लेकिन कंटेंट्स होगी, ठीक है ना।
तो वो ये जड़ा सीक्वेंस है ये अंडरस्टैंडिंग ਲਈ बहुत बेटर है जो मैं करवा रहा। NCERT का सीक्वेंस उन्होंने एक बुक लिखी है, कंटेंट्स वही है, उन्होंने अपने हिसाब से अरेंज किया जा रहा है। सैकेंड पॉइंट इज कि भाई जो बच्चे ये बावजूद भी कोई डिफरेंट टैक्सट पढ़ रहे हैं तो बेटा ठीक है, वो तो फिर जो किसी दे विच नुक्स पै जाए उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती तो ठीक है, जिन्हें जो करना तो कर सकते हो, मैं घर आके बेटा रोकूंगा नहीं। और वेरी इंपॉर्टेंट इज कि MCQ जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो यदा मतलब बेटा वो बच्चे हुण खुद ही अपने टीचर बन गए, और जो बड़ी बुरी गल है, इस तरह होना नहीं चाहिए ही समझाने के बावजूद भी। लेकिन मैं बार बार नहीं समझाना बेटा, फिर भी जिसकी जो इच्छा वो करे। लेकिन जो सियाने बच्चे हैं जे जो है समझते हैं कि भी नहीं सानू सही रास्ता दिखाओ, तो सही रास्ता मैं दिखाता है, कॉपी पढ़ो, जो मैं कहूँगा NCERT जरूर पढ़ो। ये जो नोट्स है प्रिंटेड इन्हों 2-3 बारी रीड करो। रीड लर्न नहीं क्या बेटा, मैं रीड, कॉपी लर्न होनी चाहिए, कॉपी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैं तुहानू सारे ये जोड़े नोट्स है मैं खुद इनू हाईलाइट करूँगा, हाईलाइट करके तुहानू फोटो क्लिक करके भेजूँगा बेटा, ठीक है ना। इत्थे भी दिखावांगा फोटो भी, वो उस वालों तुसीं बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करांगा। ये टेंशन घट गई है। देखो नोट्स कई चीज़ें हैं जो 1 और 2 टाइम तुम रीड करो, लेकिन उन्होंने याद थोड़ा करना। हम जिमें किसी बच्चे ने मैंने क्वेश्चन पूछा कि वो लाइनिंग है पी, अरे जो क्लास कराया जा रहा है, हम तुम टैसट भी देख लिया कि टैसट की सी जिन्हों कॉपी आती है और जिन्हें ध्यान में क्लास से सुनिया वह 100% टैसट अटैम्प्ट होएगा। तो सारे टैसट अटैम्प्ट होंगे, सारे ही कर पाएगा बच्चा। तो यदा मतलब है नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ मेरे टैसट कर पाओगे बेटा, नीट च भी दिक्कत नहीं है। तो इस करके बार बार यह चीज़ें ना समझानिया पैन। और जो कोई बच्चा क्वेश्चन पूछेगा इस तरह तो बेटा क्वेश्चन वैलिड होएगा, आंसर मिलेगा, क्लास में आंसर मिलेगा। मैं पहले भी कही, मैं व्हाट्सएप पर भी अपने क्वेश्चन पुट करी जो, मैं उनकी स्टडी करूँगा, एनालिसिस करूँगा, क्लास आंसर दे जाऊँगा कि कोई क्वेश्चन दे। लेकिन थोड़ा ये नहीं है कि तुम MCQ की बुक्स अपने को ट्राई करो बेटा, फिर तुहाडी इच्छा है तुम टाइम को किल करना चाहते हो करो। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बहुत कम है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। मेरे सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं चैप्टर के 5 टैसट लैके तुहाडी तैयारी करा दूँगा, ठीक है ना। वो बाद जो आप लाइव क्लासिस होणगियां, तुहाडे सारे डाउट्स अपने एक कॉपी लगाओ, जो डाउट्स नहीं क्लीयर हो रहे बेफिक्र हो जाओ, कॉपी तो लिखी जाओ, जो क्लीयर हो जाएंगे वेल एंड गुड, जो नहीं होंगे ठीक है ना लिखी जाओ, तो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है क्लियर है। तो इस करके जो डायरेक्शन समझाई गई है बेटा उस डायरेक्शन को प्लीज़ फॉलो करो और फुल मोटिवेशन ना पढ़ो, फुल मोटिवेशन ना। टीचर भी बहुत जोर लगा रहे हैं, नो डाउट तुहाडे च भी कई बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नहीं स्लो पेज चल रहे हैं वो भी अपनी आत्मा जगाओ बेटा, टाइम वापस नहीं आएगा, क्लियर है जी। तो लास्ट लेक्चर जिथे मैं गल कर रहा उस दोबारा दस रहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कर रही थी, तो 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस बेटा डिस्कस हुए थे। 3 टाइप ऑफ चेंजेस मतलब एक ओवरी चेंज आया सी, यूट्रस चेंज आया सी, हार्मोनल चेंज आया सी। ओवरी जो चेंज आया सी वो आप एक डायग्राम ड्रॉ किया सी। फॉलिकल पहले मैच्योर होंगे है, 14th डे ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है, फिनोमिनल ओवुलेशन, बचे हुए फॉलिकुलर सेल तो कॉर्पस लुटियम बनेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन LH, और LH को मेनटेन भी करेगा। और दसिया सी कि जोड़े ग्रोइंग फॉलिकल्स है उतों ईस्ट्रोजन आता है, जिसे करके ब्लीडिंग रुक जाती है और थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। 13वें दिन के आस पास जो पॉजिटिव फीडबैक ईस्ट्रोजन का हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी उत्ते काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो एकदम FSH और LH का लैवल बढ़ता है, जिन्होंने सर्च कहते हैं। जो अज के ग्राफ के अगर तुम देखो ये जो ग्राफ बने हैं पहले 68 फिर ड्रॉ करेंगे, दिस इज LH एंड रेड जो बनाया बेटा तो यह ग्राफ है FSH। और तुम ये चीज़ देख रहे होगे दिस वन देखिए 14th डे है। देखो जो तुम भी ग्राफ बनाओगे 14 तो थोड़ा ज़्यादा क्या बनाया है LH सर्च। अच्छा फिर रेड भी क्या शो की हुई है LH सर्च, FSH सर्च, लेकिन कि सर्च ज़्यादा है यस LH सर्च इज मोर, तो LH का लेवल ज़्यादा हो जाए बेटा। 14 को टच नहीं कराना, 14 तो थोड़ा 13 तक क्या है 14वें दिन को कुछ कंटेनर ले। तो बिकॉज ऑफ दिस LH सर्च meiosis is completed,
ठीक है ना, meiosis is completed और because of this LH has ovulation also occur, ovulation भी इस तरह होएगी और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ LH ਦਾ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ और ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ और ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ LH ਕਰਕੇ ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੀਕਲ ਸੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਫੋਲੀਕਲ और ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ LH ਕਰਦਾ ਹੈ और ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਥਿਕਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। फिर 40वें दिन के आसपास प्रोजेस्टेरोन नैगेटिव फीडबैक लगाता है, LH का लैवल डाउन हो जाता है। LH का लैवल डाउन होने के नाल कॉर्पस लूटियम डिजनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन नवा बनना शुरू हो जाता है। 3-4-5 दिन से प्रोजेस्टेरोन इन्ना घट जाता है, थिकनिंग इज नो मोर मेंटेन एंड ब्लीडिंग occurs, मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, मतलब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट। फिर पिछले लेक्चर से गल चल रही थी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा जहा फिर दोबारा शुरू कर लेना। मैं समझाया सी कि मान लो फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन कितने दिन हुई, मान लो 14th या 15th डे होगी, 16वें दिन भी हो सकती है, ठीक है ना। फिर मैं तुम समझाया सी कि जो एग की लाइफ है वो 48 घंटे है मैक्सिमम एवरेज लाइफ और स्पर्म की भी 48 घंटे। तो फर्टिलाइजेशन होगी एम्बुला से और एम्बुला से दोनों का साइमल्टेनियसली होना जरूरी है। तो दोनों का साइमल्टेनियसली होना जरूरी है, मतलब की है भाई देखो एग के आने का तो समय लगभग फिक्सड है, लगभग फिक्स का मतलब नॉर्मल साइकिल, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन इज देयर, तो लगभग फिक्स है 14वें दिन के आसपास आएगा। तो जिन्हें बाहरों आना है वो स्पर्म कहना मतलब एडजस्टमेंट स्पर्म के हिसाब से एग सॉरी ओवम के हिसाब से एडजस्टमेंट होएगी। तो मतलब अगर सपोज करो 10वें दिन स्पर्म एंटर करते फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट तो उसकी लाइफ तो मैक्सिमम 2 दिन लगी है। तो 2 दिन के जो स्पर्म से उन्होंने डेथ हो जाएगी। तो एग ने जो 14वें दिन आना है तो विल बी नो फर्टिलाइजेशन। मान लो अगर स्पर्म 18वें दिन आते हैं, मीन टाइम उदों तक ओवम की लाइफ 48 दिन सी, 14 तो लगा लो 48 घंटे, तो 48 घंटे या 2 दिन तो वो डिजेनरेट हो जाएगा। तो मतलब दोनों का साइमल्टेनियसली आना फैलोपियन ट्यूब के एम्बुला कंपल्सरी है, मस्ट है। और इसे करके मैंने दसा कि सारिया पॉपूलेशन ने रिजल्ट इन प्रेगनेंसी का कारण दसा। और उसके बाद ये गल चली थी कि अगर कोई कपल डॉक्टर को जाता है जी कंसीव करना है तो फिर डॉक्टर कहेगा भी ये 14 दिन तो 2 दिन 3 दिन इधर तो 2-3 दिन इधर, ये वाला टाइम सेफ है फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है ना। अगर कन्वर्सली एक कपल डॉक्टर को जाता भी नहीं कंसीव नहीं करना तो फिर वो उस विंडो को थोड़ा बड़ा करेगा भाई देखो 11 तो लैके 18-19 दिन तक सेफ नहीं है पीरियड, उस दौरान फर्टिलाइजेशन के चांस जोड़े है वो ज़्यादा है। तो अवॉइड पॉपुलेशन या दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है जी। तो ये जो है उसका सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड चाहेगा, पहले इतने कराते हैं दोबारा नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। तो गल चल रही थी कि जो फर्टिलाइजेशन होगी तो पहले तो जाइगोट बनेगा, फिर चलते चलते इतने पहुँचेगा, स्टेज का नाम होगा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला उत्थे इंप्लांट कर देगा। जो ब्लास्टुला इंप्लांट करेगा तो फीमेल सपोज टू बी प्रेगनेंट, वो इंप्लांटेशन एवरेज जो आप लेना है वो 7 दिन लेने हैं, ठीक है ना। 7 दिन बाद इंप्लांटेशन होगी, मान लो 15वें दिन फर्टिलाइजेशन होगी, 7 दिन बाद इंप्लांटेशन होगी, 22वां दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और जो इंप्लांटेशन होगी फीमेल इज सपोज टू बी प्रेगनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भी प्रेगनेंसी कदों कहनी है जो इंप्लांटेशन होगी, ठीक है। अब क्यों होगा जो इंप्लांटेशन होगी फीमेल प्रेगनेंट होगी, एस ब्लास्टुला की एक लेयर दसी सी ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट, उतो एक हार्मोन आता सी HCG, वो किहदी मिमिक्री करता सी, किहदी नकल करता सी, LH किहदी नकल करता सी, LH नकल का मतलब है नहीं कोई है कि बड़ा वाजा करता सी, कहना मतलब है हो गया कि भी ये वक्त कॉर्पस लूटियम को मेनटेन कर लेगा। जब ये कॉर्पस लूटियम को मेनटेन करेगा तो हम की होएगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 25वां दिन आएगा तो LH का लेवल वेरी इंपॉर्टेंट, LH का लेवल फीमेल से डाउन हो जाएगा। तो होने लेकिन कॉर्पस लूटियम इज मेनटेन्ड बिकॉज ऑफ HCG, क्योंकि वह काम कौन कर रहा है जी। मान लो किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो उस बच्चे को कोई होर पा दे, वही काम है कि भाई एक्चुअल पेरेंट्स ही हूँ जिन्होंने पालिया नहीं। तो HCG विल मेनटेन कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम तो प्रोजेस्टेरोन आएगा, प्रोजेस्टेरोन ना थिकनिंग मेनटेन रहेगी, थिकनिंग का मतलब प्रेगनेंसी मेनटेन रहेगी। तो बेसिकली थिकनिंग नेचर ने रखी इससे करके है कि प्रेगनेंसी मेनटेन हुए। जिन्होंने एग्जाम्पल दिया हम जिमें एक एक्सटर्नल बोर्ड है, ठीक है जी। तो मान लो दीवार है, ठीक है, मैंने कोई इतने व्यू नहीं करना, मैंने कहना है इमेजिन करो दीवार है, ये मैं एक बॉल चिपका देना और हौली हौली बॉल जी ग्रो भी कर रही है,
थोड़ा इमेजिन करना पैना, बॉल ग्रो नहीं करती पर मान के चलो। तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि डिटैच हो, देयर इज अगर ग्रो करेगी तो देयर इज प्रोबेबिलिटी भार दे नाल एक स्टेज आएगी डिटैच हो जाए। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 मैं एक बड़ा सा खड्डा करूँगा पिट, ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बॉल रख दूंगा। अब बॉल ग्रो करेगी तो क्या कोई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि वो डिग जाए, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक सुरक्षित स्थान चाहिए। बिल्कुल यही चीज़ है कि थिकनिंग का पर्पस है, देखो थिकनिंग का पर्पस है कि जोड़ा पूरी तरह अंदर थिकनिंग दस जाता है। कौन दस जाता है? प्लास्टुला या ग्रोइंग एम्ब्रियो या फीटस। तो अब अगर थिकनिंग नहीं होएगी तो अंदर एम्बेडिंग नहीं होएगी, तो थिकनिंग का मेन जरूरत ऐसी। इसे करके नेचर ने थिकनिंग प्लान की थी। और थिकनिंग को मेनटेन कौन करता सी? डायरेक्टली कौन करता सी? प्रोजेस्टेरोन। तो जो डायरेक्टली मेनटेन करता फिर उन्होंने क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। तो गल चल रही थी कि HCG will maintain corpus luteum, corpus luteum तो प्रोजेस्टेरोन आएगा, प्रोजेस्टेरोन will maintain thickening and pregnancy। 3 महीने बाद HCG खत्म, लेकिन प्रेगनेंसी तो मेंटेन रहती है क्योंकि 3 महीने बाद फीमेल जो है प्लेसेंटा बन गया है और प्लेसेंटा तो ही डायरेक्ट प्रोजेस्टेरोन आएगा। सोर्स बदल गया बट हार्मोन तो ही है ना बेटा। अब उन्होंने क्वेश्चन कराया कि फीमेल प्रेगनेंट है, हले 2 महीने हुए हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है जी। अगर उन्हें ओवरीज रिमूव कर दिया जाए तो क्या होएगा? तो ओवरीज रिमूव करने का मतलब उसमें कॉर्पस लुटियम रिमूव कर दोगे, कॉर्पस लुटियम रिमूव कर दोगे मतलब सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिमूव कर दोगे। सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो तुम रिमूव करोगे तो व्हाट विल हैपन? प्रेगनेंसी जी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, मिसकैच हो जाएगा। कन्वर्सली अगर तुम 5 महीने बाद ओवरी रिमूव करते हो दैन व्हाट विल हैपन? अब 5 महीने बाद ओवरी रिमूव कर लो, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि हम सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन कौन है? प्लेसेंटा जो यूट्रस का पार्ट है, ठीक है ना। तो इस करके हम प्रेगनेंसी कुछ नहीं होएगा। तो ओवरी रिमूव करने का मतलब है नहीं बेटा कि कहीं ना एक्सपेरिमेंट होने, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब रियल लाइफ में होता है इस तरह के केसेस आते हैं, पता लगा फीमेल की ओवरीज ट्यूमर है, अनफॉर्चुनेटली रिमूव करनी पै रही है, उधरों फीमेल प्रेगनेंट है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनाता वो तो कुछ नहीं है बेटा, बाहरों प्रोजेस्टेरोन की इंजेक्शन लग जाएंगे फीमेल, अल्टीमेटली आजकल हो ही रहा है, बाहरों प्रोजेस्टेरोन लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अब बेटा ग्राफ भी समझ लग गया। अब एक चीज़ नोट की है, देखो मैं समझा रहा उसी चीज़ नोट करना बेटा, मैं नोट की FSH का लेवल देखा बदलना शुरू हो गया बेटा। एक चीज़ देखने वाली ये है कि FSH का लेवल 28 दिन तो पहले बदलना शुरू हो गया। 28वां दिन है, 28 दिन तो पहले FSH का लेवल को एकदम याद ना पिछले लेक्चर में क्या सी कि जिस तरह ही 24-25वें दिन कॉर्पस लुटियम डिजनरेट होएगा, प्रोजेस्टेरोन घटता जाएगा, उधरों प्रोजेस्टेरोन घटेगा तो नेगेटिव फीडबैक भी घटेगा, नेगेटिव फीडबैक घटेगा तो FSH का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। अगर FSH बढ़ेगा तो ओवरी च फॉलिकल तैयार होंगे, फॉलिकल तैयार होंगे तो उधरों ईस्ट्रोजन आएगा, उधरों फीमेल च ब्लीडिंग चल रही है, उधरों ओवरी च फॉलिकल तैयार हो रहे हैं, हल्का ईस्ट्रोजन आ रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ईस्ट्रोजन ना आ जाएगा, यानी ब्लीडिंग रुकनी शुरू हो जाएगी और थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब प्रॉपर थिकनिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी तो प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग क्लियर है। तो ये दो पहले ग्राफ बनाओ, फिर बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना है। तो बेटा ये ग्राफ है, ये ग्राफ है ईस्ट्रोजन ते प्रोजेस्टेरोन का। पहले का सी FSH और LH, हुण आ गया ईस्ट्रोजन ते प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब इन समझिए बेटा, देखो बड़ा आसान है, ये तुहाडे बोर्ड एग्जाम भी और नीट लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर है बहुत आसान है। देखो FSH और LH 14वें दिन तो एक थोड़ा जा पहले सर जाएगी सी जो इन्होंने दोनों च नहीं है, तो पहचाने किस तरह जाएंगे? पहचाने बहुत ज़्यादा आसान है, जिन्हों से सर जाएगी वो FSH या LH होएगा। अच्छा फिर ज़्यादा सर्जिकल जाएगी LH, मतलब वो LH होएगा। अब अगला भी बड़ा आसान है, उन देखो LH सर्ज तो नहीं है, उन्हें जो ब्लू वाला बनाया है प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन 14 दिन के बाद ज़्यादा है ना बेटा, तो कितना आसान हो गया कि पहले 14 दिन तक प्रोजेस्टेरोन होता ही नहीं और प्रोजेस्टेरोन होता 14 दिन के बाद, तो 14 दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई आ गया। ईस्ट्रोजन ज़्यादा पहले होता है, बाद में घटता जाता है, बस नहीं है। और हूँ तुम को भी थोड़ा ग्राफ मेरा इस तरह टेढ़ा बन गया, इस तरह कोई फर्क नहीं पैना, कोई फर्क नहीं पैना, क्लियर है। ड्रॉ करने से कोई फर्क नहीं पैना। हाँ प्रोजेस्टेरोन पहले घट होना चाहिए, ईस्ट्रोजन ज़्यादा, यह देखना जिन्हें भी देखना।
वो ये लहरा बनाना बेटा कोई गल नहीं, उन्हें NCERT की कैलेंडर बना दिखाना। देखो बेटा वैसे तो सबको NCERT है, देखो सब तो पहले ईस्ट्रोजन ए वाला ये ऊपर जा रहा है, ये गया ये लहरां जी बनाई बेटा, वो ये डिज़ाइन ही है। ये देखो ए प्रोजेस्टेरोन, जो मेन चीज़ देखनी ना बेटा वो यह देखनी है आप कि भी प्रोजेस्टेरोन पहले थोड़ा है, ठीक है जी, ईस्ट्रोजन पहले ज़्यादा है, क्लियर। अब यह देखो FSH और LH वाले भी, तो ये ग्राफ ਤੁਹਾਡੇ बेटा NCERT ज एज इट इज़ बने हुए हैं, मैं अलग अलग करता, इन्होंने इस तरह बनाया, ठीक है जी। तो चीज़ वही है बेटा अपनी NCERT पेज नंबर 50 तो एनी ग्राफ ड्रॉ करो। अब बेटा पेज नंबर 12 नोट्स की गल करिए, पेज नंबर 12 ये देखो। तो लो जी थोड़ा क्लीयर हो गया, इत्थे बेटा लिखा है थिंक, मतलब थिंकना है तुसी, ठीक है जी। अब तुहाडे को तो बेटा की सोचा जाना है, वाई देयर इज़ नो मैंस्ट्रुअल साइकिल मैंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग, ये बेटा क्वेश्चन है किन्ने क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, इन्हां दे नंबरिंग पाओ, जिन्हां दे प्रिंट आउट निकले ठीक है, नहीं तो कोई गल नहीं, तुसीं याद रखना है, इन्हां उत्ते 5 नंबरिंग पाओ, तो एक एक करके इन्हां दा आंसर डिस्कस होएगा। अब क्या है वाई देयर इज़ नो मैंस्ट्रुअल साइकिल / मैंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के दौरान क्यों नहीं होंदा। और 5वां क्वेश्चन की वट इज़ द फेट ऑफ ओवम इफ़ इट इज़ अनफर्टिलाइज, और अगर फर्टिलाइज्ड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भी प्रेगनेंसी के दौरान मैंस्ट्रुअल साइकिल का की हो जाता है, तो मैं दसिया तुसीं HCG बन जाता है, HCG बनने के नाल सारा कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखो, वो तुहाडी इच्छा है, तुसीं क्वेश्चन भी नोट करना है बेटा कर सकते हो, मैं हूँ आंसर लिखवा लगा, पॉज करके क्वेश्चन अपना नोट कर सकते हो, मेरे क्वेश्चन की जगह छड़ दो, बाद चो कर लो। तो लिखो जी आंसर, तो पेज नंबर 12 आंसर नंबर 1, if fertilization occurs zygote is formed। बेटा हम जो लिख रहे हो ना तो थोड़ा सोच के लिखना है, सो के नहीं, सोच के, इत्थे याद हो जाएगा सारा कुछ। if fertilization occurs zygote is formed which travels to uterus, zygote is formed which travels to uterus via fallopian tube, it travels to uterus via fallopian tube, ब्रैकेट च लिखो via fallopian tube, ब्रैकेट च लिखो it took about 5 to 7 days, ब्रैकेट लिखो it took about 5 to 7 days, ब्रैकेट बंद, दसिया सी ना 5 to 7 दिन लगते हैं, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद करके लिखो a stage is formed called blastula, a stage is called blastula, a stage called blastula, a stage called blastula is formed, a stage called blastula is formed which get implanted in uterus bracket लिखो at about about 22nd day of menstrual cycle, bracket लिखो about 22nd day of menstrual cycle, bracket बंद। तो सेल बेटा 7 दिन लगते हैं, ब्रैकेट बंद। At this stage, bracket बंद, at this stage female is supposed to be pregnant। तो क्लियर हो गया जी प्रेगनेंसी कदों लेनी है, तो ये तुहाडे बोर्ड एग्जाम भी नीटली क्वेश्चन है। At this stage female is supposed to be pregnant। This blastula is having a layer,
this blastula is having a layer called trophoectoderm slash trophoblast. Trophoectoderm slash trophoblast. Which secretes a hormone HCG. बेटा जब HCG लिखते हो तो देखो बोर्ड पे लिखा है H छोटा, ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखता है HCG, पहले ब्रैकेट में फॉर्म लिखो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, H तो हो गया ह्यूमन, आगे जाके आएगा बेटा कोरियोन आएगा, आगे जाके ट्रीट करेंगे गोनेडोट्रोपिन। जैसे बड़े इंटेलिजेंटली पढ़ती है और सोच सकते हैं ह्यूमन तो आया, तो ये जो लेयर है ना, फिर लेटर ऑन कोरियोन बनाएगी। अरे मैं कोरियोन 2-4 लेक्चर वेट करो, कोरियोन का नाम आएगा। तो क्योंकि किधर वक्त बिहेव कर रहे हैं LH वक्त, तो LH क्या है, गोनेडोट्रोपिन, समझ आया ना, तो किधर वक्त बिहेव कर रहे हैं, इसको नाम पे आया ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रेनिटल। This hormone mimics LH. This hormone mimicry करेगा, mimics LH. In that it maintains corpus luteum. During 24th/25th day of menstrual cycle, due to the negative feedback of progesterone during 24th/25th day of menstrual cycle, due to the negative feedback bracket inhibition, due to the negative feedback bracket inhibition bracket 1 of progesterone on hypothalamus and pituitary during 24th/25th day of menstrual cycle, due to the negative feedback bracket inhibition bracket 1 of progesterone on hypothalamus and pituitary, the level of LH decreases. But corpus luteum is now maintained. But the corpus luteum is still maintained. Not corpus luteum is still maintained. वैसे degenerate हो जाना था. Corpus luteum is still maintained now because of hormone HCG. Corpus luteum is still maintained now because of hormone HCG. तो बेटा अगर प्रेगनेंसी ना होती तो इन्हें degenerate हो जाना सी, लेकिन हुन HCG ਨੂੰ maintain कर लिया. Now because of hormone HCG, as a result, the progesterone level remains high. As a result, the progesterone level remains high. As a result, the progesterone level remains high, as well thickening of endometrium, and hence pregnancy is maintained. As well thickening of endometrium and hence pregnancy is maintained. पैरा बना के लिखो, पैरा बनाओ. Pregnancy is maintained. पैरा बनाओ. After about 3 months of pregnancy, level of HCG decreases. ब्रैकेट च लिखो
द लैवल ऑफ ब्रैकेट च द लैवल ऑफ LHS ऑलरेडी लो, बेटा वो तो फीडबैक करके वैसे लो है ना, द लैवल ऑफ LHS ऑलरेडी लो ब्रैकेट च लिखो, द लैवल ऑफ LHS ऑलरेडी लो ब्रैकेट का, एंड द कॉर्पस लुटियम नाउ डीजेनरेट्स, हुन डीजेनरेट होएगा बेटा, एंड द कॉर्पस लुटियम नाउ डीजेनरेट्स, still the progesterone level is high, still the progesterone level is high। अब देखो ना कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो गया पर प्रोजेस्टेरोन हाले भी है, देखो ओके, still the progesterone level is high in the female, still the progesterone level is high in the female, now because of different source called placenta, because of different source which is placenta, because of different source which is placenta, different source which is placenta, बटा placenta की गल later on करांगे, फिलहाल रास्ता भी इंटरेस्टिंग होएगा, and hence pregnancy is maintained, and hence pregnancy is maintained। तो पहले क्वेश्चन आंसर थी, and hence pregnancy is maintained। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लो अगली वीडियो च।